मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, जो प्रीवियस वीडियो में हमने हाइड्राइड के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, उसका बॉन्ड एंगल देखा था, प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन उसकी जो एफिनिटी विद वाटर थी, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्राइड में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड, कि हाइड्राइड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। जनरली जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ का मीन्स होता है कि ये किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। ये एज ए लुईस बेस एक्ट कर रहे हैं, ये एज ए लुईस एसिड एक्ट कर रहे हैं। अगर ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ हो गई, अगर एसिड की तरह एक्ट करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो जनरली जो हाइड्राइड होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी बेसिक नेचर क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर किसे कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी बेस हम उसे कहते हैं जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है? लुईस बेस, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और लुईस एसिड क्या है? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब इस फैमिली में क्या है कि जैसे हम सपोज, सबसे पहले नाइट्रोजन को फैमिली में अमोनिया पे हमारा अभी ये आपका अमोनिया NH3। ठीक है। अब अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है? रिच होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है इसमें? तो रिच होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर रिच होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होने के कारण और दूसरा स्मॉल साइज होने के कारण इनके अंदर रिपल्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी रिपेल करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। साइज स्मॉल है और ज़्यादा रिपल्शन ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, तो क्या होता है कि हम यहाँ से इजीली दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। यानी कि नाइट्रोजन इजीली अपना लोन पेयर क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। अपना लोन पेयर क्या कर देता है? इजीली डोनेट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत रिच है, रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देता है। तो इसलिए नाइट्रोजन फैमिली में जो अमोनिया है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। अब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं, अब इसी में आप नीचे आते हैं PH3, ASH3, SDH3, BiH3। अभी देखो हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो टॉप टू बॉटम चलने में क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। अब क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन का जो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की वो सेंट्रल एटम में धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि साइज लार्ज हो रहा तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि जो बेसिक कैरेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर है, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज। और क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि साइज क्या होता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज, ठीक है। तो जब साइज इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होने पे क्या होता है कि जो साइज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो सेंट्रल एटम पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जब सेंट्रल एटम पे डिक्रीज होती है तो क्या होता है कि सेंट्रल एटम पे डिक्रीज होने के कारण जो बेसिक स्ट्रेंथ है, यानी जो डोनेटिंग कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन,
पावर जो है उसकी वो कम होती है। अब देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि लोन पेयर का डोनेशन, ध्यान रखना है यहाँ पे लोन पेयर डोनेशन, ये जो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी है ये डिक्रीज होती है और सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है। समझ रहे हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, यानी बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोन पेयर डोनेशन, और एसिडिक स्ट्रेंथ का मीन्स क्या होता है, एक हाइड्रोजन आयन का रिलीजिंग या H+ आयन की रिलीजिंग या हाइड्रोजन एटम की रिलीजिंग। तो हाइड्रोजन एटम की रिलीजिंग का मतलब क्या हो रहा है, प्रोटॉन जा रहा है, तो वो कौन सा कैरेक्टर होता है, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है आपका उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है उसका अगर हम ऑर्डर देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा क्या है, अमोनिया, मोर एसिडिक। इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर का हम लिखें उसको हम कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। NH3 सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाता, हाईली बेसिक, इज ग्रेटर देन PH3, इज ग्रेटर देन ASH3, इज ग्रेटर देन SbH3, इज ग्रेटर देन BiH3। ये है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसका, एज बेसिक स्ट्रेंथ का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। तो क्यों डिक्रीजिंग होती है, क्यों डिक्रीजिंग होती है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है सेंट्रल एटम पे वो डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण जब साइज लार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो रिपल्शन फोर्स कम होगा, रिपल्शन फोर्स कम होगा, वहाँ पे फिर क्या है, डी ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, एफ ऑर्बिटल भी आ जाएंगे, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो डी और एफ ऑर्बिटल में जाएंगे, तो जो लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी वो डिक्रीज हो जाती है। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जरूर यहाँ पे इंक्रीज होती है, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनका बढ़ता है, ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इनका बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस का नेट इफेक्टिव फोर्स होता है वो कम होता जाता है, वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को, नॉट लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या दिखाता है, बेसिक स्ट्रेंथ दिखाता है, जब पूरा लोन पेयर जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो आपका क्या दिखाएगा, वो आपका रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। क्लियर, तो अभी आएंगे हम इस चीज पे। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रेंथ। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होता है क्योंकि स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी होती है, इजीली लोन पेयर डोनेट कर देता है, साइज इनके लार्ज होते जाते हैं, टॉप टू बॉटम चलने पे साइज लार्ज होते हैं, तो ये जो टेंडेंसी है बेसिक स्ट्रेंथ की टेंडेंसी है ये क्या होती जाती है, आपकी डिक्रीज होती जाती है। क्लियर, तो ये आपका ऑर्डर आ गया। दूसरी चीज आती है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, अब देखो थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल मीन्स होता है हीट, थर्मल स्टेबिलिटी। अब क्या होती है थर्मल स्टेबिलिटी, जनरली जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो डिक्रीज होती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इवन कि अगर हम BiH3 में देखें, बिस्मथ हाइड्राइड अगर हम देखें, बिस्मथिन को अगर हम देखें तो ये रूम टेम्परेचर पे, इवन रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। बिस्मथिन जो है BiH3 उसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख दें तो रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है, यानी इतना लेस थर्मल स्टेबिलिटी। अब ऐसे
जनरली जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है ना, या बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी पे। अब बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि जैसे जैसे ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो इंक्रीज होती है, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। उसके साथ साथ जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज होती है। यानी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी यानी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी को देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? अगर हम NH3 से स्टार्ट करें तो NH3 हाई होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी हाई होगी। इससे पहले एक फॉर्मूला लेंगे थर्मल स्टेबिलिटी का फॉर्मूला। थर्मल स्टेबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये ध्यान रखना कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो होती है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। अगर हम यहाँ पे NH3 से और BiH3 तक चले, NH3 BH3 ASH3 SBH3 एंड BiH3। अब देखिए सबसे जो स्मॉल साइज है किसका? NH3 का। तो जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा शॉर्ट होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब NH3 की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या है? सबसे हाई है, देन BH3, देन SBH3 एंड देन BiH3। तो ये होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन थर्मल स्टेबिलिटी। अब अगर हम यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी में देखें कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, तो NH3 की अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो NH3 की बॉन्ड लेंथ आई थिंक 101 इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ 101.7। अब देखो जो NH3 की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 101.7। अब अगर हम PH3 के देखें ये होती है 149.1 समथिंग, ये होती है 151.9 और SD की होती है 170.9। अब देखो आप बॉन्ड लेंथ, अगर हम बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग देखें BiH3 रूम टेम्परेचर पे तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसी रूम टेम्परेचर पे तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। तो अब देखो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी? NH3, देन BH3, ASH3, SH3। तो थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। यानी कि जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही
ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ किसकी है सबसे कम 1 NH3 की। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी NH3 की। तो इसीलिए NH3 और PH3 ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। और ये लेस स्टेबल है, ASH3 और SBH3 ये लेस स्टेबल होते हैं। और BiH3 जो है ये आपका डिकम्पोज हो जाता है इवन रूम टेम्परेचर, डिकम्पोज इवन और रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इसकी बॉन्ड लेंथ पे। एक चीज याद है, एक चीज और बता दूंगा आपको, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सॉरी, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो एक हो गया आपकी बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के। यानी जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम इनमें देखें तो NH3 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होती है अराउंड आपकी 391 केल्विन। अगर हम इनको देखें, अगर हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखें, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो NH3 की होती है वो होती है 391, 322 हो गई आपकी PH3 की। ASH3 की होती है आपकी 391, 322 और ये हो गई आपकी 297, और ये होती है आपकी 291। ये आपकी किलोजूल में डिसोसिएशन एंथैल्पी, किलोजूल पर मोल इतनी हो गई है आपकी किलोजूल पर मोल में। तो 391, 322, 297, 291 रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। तो अगर आप इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के भी अकॉर्डिंग देखें तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अभी देख लो NH3 हाईली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेना, 291 आई थिंक ये और कम हो सकता है। तो ये है आपका थर्मल स्टेबिलिटी। एक तीसरा कैरेक्टर आता है इसमें, तीसरा कैरेक्टर आता है इसमें रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी या हाइड्रोजन गिविंग टेंडेंसी, सॉरी हाइड्रोजन गिविंग टेंडेंसी। तो हाइड्रोजन गिविंग टेंडेंसी का मतलब होता है प्रोटॉन डोनेशन। अब मैंने देखो आपको बताया था बेसिक स्ट्रेंथ में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में क्या फर्क है। बेसिक स्ट्रेंथ में आपका पूरा लोन पेयर जाता है और रिड्यूसिंग में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। तो एक H+ आयन या हाइड्रोजन आयन को डोनेशन, हाइड्रोजन आयन डोनेशन टेंडेंसी जो होती है या हाइड्रोजन डोनेशन जो टेंडेंसी होती है वो रिड्यूसिंग नेचर होता है। तो जनरली हम इसमें क्या समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी भी समझ सकते हैं इसे, या प्रोटॉन गिविंग टेंडेंसी भी हम इसे समझ सकते हैं। तो
जो रिड्यूसिंग नेचर होता है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक साइज पे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग देखें तो ये इन पे भी डिपेंड करता है कि जिसकी जितनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रिड्यूसिंग नेचर is directly proportional to thermal stability. स्टेबिलिटी, तो जिसका थर्मल स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज्यादा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/। ठीक है, इसको एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लें, 1/, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी जितनी कम होगी उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज्यादा होगा। सेम वही चीज कि थर्मल नेचर रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज्यादा होगा। ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर इज 1/, क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये तो थर्मल स्टेबिलिटी हो गया। अब दूसरा आ गया आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो रिड्यूसिंग नेचर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, यानी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन डोनेटिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है। क्यों, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उसकी इंक्रीज होती है। तो अगर हम देखें तो अगर हम अमोनिया से और बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो बिस्मथ का रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम इसे ऑर्डर पे लगाएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, NH3 इज लेस देन PH3 इज लेस देन ASH3 इज लेस देन SBH3 इज लेस देन BiH3। तो जो बिस्मथ हाइड्राइड है इसका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करेगा, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। और ये इसका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप इसको लगा सकते हैं। तो ये इसका रिड्यूसिंग नेचर है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। इसमें ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय।